Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. You are watching my channel नदीम कदीर NET टेस्ट सेकेंड ईयर फिज़िक्स के हवाले से आज हम आपको चैप्टर नंबर 17 एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स इसके 25 ईयर का कलेक्शन हम कराते हैं जो NET के पास पेपर में पूछा गया। और इसमें एक टॉपिक हमारे पास है, उस टॉपिक का नाम है फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। पहले हम बात फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये एक छोटी सी डायग्राम हमने बनाई है। यहाँ पर ये एक मेटल सरफेस है। इस मेटल सरफेस पर कोई स्पेशल फ्रीक्वेंसी की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वेव्स इंसिडेंट कराई जाती हैं, तो वो वेव्स इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स को निकालती हैं। ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन को निकालती हैं बल्कि उसको आगे की तरफ जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस की सूरत में मूव भी करा देती हैं। तो किसी मेटल सरफेस पर जब स्पेशल फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की फोटोन का बम्बार्डमेंट की जाती है, इंसिडेंट कराया जाता है, तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। इस प्रोसेस को नाम दिया गया किसका? फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का नाम दिया गया। जो इंसिडेंट रे है उसकी सूटेबल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। हर फ्रीक्वेंसी पर ये इजेक्शन नहीं होता। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सूटेबल फ्रीक्वेंसी पर जो है ये इंसिडेंट होगा। इस फिनोमिना की जो सूटेबल फ्रीक्वेंसी है उसे F0 से शो करते हैं, μ0 से शो करते हैं। उस फ्रीक्वेंसी को क्या नाम देते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। ये मेटल टू मेटल डिफरेंट होती है। किसी मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी, किसी की कुछ और होगी। अब इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है हम नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फ्रॉम मेटल सरफेस। अच्छा, अब हमारे पास इंसिडेंट रे की बात करें। फ़र्ज़ करें विजिबल लाइट की बात करते हैं। विजिबल लाइट 7 कलर पर बेस करती है: वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हर एक की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी। जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती रहेगी। जैसे से पीछे आएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहेगी, एनर्जी बढ़ती रहेगी, और जैसे हम आगे जाएंगे फ्रीक्वेंसी कम होती रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेटल सरफेस हमारे पास है, उस पर हमने जो है वो ग्रीन कलर का फोटोन जो है वो हमने उसकी बम्बार्डमेंट की, उसको इंसिडेंट कराया। ग्रीन कलर की जो है वो वेवलेंथ रखने वाले फ़ोटोन को जब हमने इस मेटल सरफेस पर इंसिडेंट कराया तो उससे हमें इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब कहने का मतलब ये है, जब ये ग्रीन कलर से इजेक्शन निकलेगा तो उससे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो है ब्लू कलर की होगी, उससे बड़ी फ्रीक्वेंसी इंडिगो, उससे बड़ी फ्रीक्वेंसी रखने वाला वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज़, और उसके अलावा जो है वो गामा रेस। इन तमाम से भी जो है वो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाएगा। ग्रीन के बाद येलो, ऑरेंज, रेड, इनकी फ्रीक्वेंसी इस ग्रीन के मुकाबले में कम होगी, तो ये जो है वो आपको फिनोमिना नहीं देंगे। इफ़ ग्रीन कलर फोटोन रेज इस F0, ग्रीन कलर का फोटोन एक्सेस दे रहा है, तो उस सूरत में ब्लू, इंडिगो, वायलेट, अल्ट्रा वायलेट भी जो है वो इलेक्ट्रॉन का इमिशन देगा। बट लेकिन येलो, ऑरेंज और रेड नो इजेक्शन, उससे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सही। अब F0 की बात करने के बाद एक और बात की जाए इस इंसिडेंट रे की। ये इंसिडेंट रे जो है इसके अंदर कुछ एनर्जी भी होगी, और जैसे जैसे हम पीछे बढ़ाते रहेंगे एनर्जी जो है वो बढ़ती रहेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, ये फोटोन कहलाएंगे। अब इंसिडेंट रे करती क्या है, या इंसिडेंट रे का फोटोन वायलेट रेस कहा जाए या वायलेट रेस का फोटोन कहा जाए, ब्लू रेस कहा जाए, ब्लू रेस के फोटोन कहा जाए, एक ही बात है। इसके अंदर जो एनर्जी पाई जाती है वो एनर्जी का फार्मूला HV0 के बराबर है। ये इंसिडेंट रे की एनर्जी करती क्या है? ये दो काम करती है। नंबर 1, अपनी तमाम एनर्जी इस मेटल सरफेस में ट्रांसफ़र करती है।
और ट्रांसफ़र करने के बाद इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करती है। तो कुछ पार्ट एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकालने में सर्फ होता है, बाकी पार्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ मूव करने में सर्फ करता है। तो इंसिडेंट रे का फोटोन दो काम करता है। नंबर 1, मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, इसमें कुछ एनर्जी सर्फ होगी, प्लस इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ पुश कर देगा, इसमें कुछ एनर्जी सर्फ होगी। तो ये कहा गया इंसिडेंट रे जो है वो जिसका फोटोन एच न्यू के बराबर है, ये दो काम करता है। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा मेटल से और इलेक्ट्रॉन को आगे मूव करेगा मूवमेंट में। इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो एनर्जी सर्व करेगा उसे फाई कहेंगे, वर्क फंक्शन का नाम देंगे, और आगे की तरफ मूव करने के लिए उसमें जो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो एच न्यू इंसिडेंट रे का फोटोन वो इक्वल होता है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। इस वर्क फंक्शन की कैलकुलेशन की गई और ये वर्क फंक्शन का फार्मूला एच म्यू नॉट या एच एफ के बराबर है। म्यू नॉट यहाँ पर क्या है बताइए, ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सही। अब आइए इसके क्वेश्चंस हम करते हैं इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to an electron to escape the from metal surface is called work function। ये वर्क फंक्शन डिपेंड करता है मेटल पर, नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है। डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट वर्क फंक्शन होगा। व्हाट विल बी द वर्क फंक्शन फॉर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, वर्क फंक्शन यानी फाई आपको मालूम करना है। फाई का फार्मूला एच म्यू नॉट के बराबर होता है। म्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, वो कम से कम फ्रीक्वेंसी है जिस पर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। एच की वैल्यू 6.67, प्लांक कांस्टेंट 10⁻⁻34, फ्रीक्वेंसी दी हुई आपको 43.9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3। इसका जवाब वर्क फंक्शन एनर्जी है। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है तो इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद बेटा इसकी सिंप्लीफिकेशन की गई, इसका जवाब 1.83 या 1.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आया। तो ये 1.82 ये वाला तकरीबन जो है ये इसका जवाब हो जाएगा। अब बेटा आगे बढ़ते हैं। ये कहा गया क्वेश्चन नंबर 4 में, द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का निकलना मेटल सरफेस से वन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल, जब सूटेबल फ्रीक्वेंसी जाता है इट इज़ कॉल्ड, अभी बताया हमने, इसको हम नाम देते हैं किसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम देते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन होती है। फार्मूला पूछा गया वर्क फंक्शन का, तो जो इंसिडेंट रे है एच न्यू, ये दो काम करेगी, मेटल सरफेस से वर्क फंक्शन प्लस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो एच न्यू इस माइनस का काइनेटिक एनर्जी ये बराबर होगा वर्क फंक्शन के बराबर होगा, इसे वर्क फंक्शन कहेंगे। ये डिपेंड करता है मेटल के नेचर पर, इसको जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर किया जाएगा। ठीक है। फिर देखें फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट मैक्सिमम वेलोसिटी इमिटेड, जैसे जैसे हम जो है वो फ्रीक्वेंसी की तादाद बढ़ाते रहेंगे। अब इसका ग्राफ है फ्रीक्वेंसी और एनर्जी। अब ये एनर्जी है जिससे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो ये आपके पास ग्राफ इसका कुछ इस तरह से होगा। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये एफ नॉट फ्रीक्वेंसी है। इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट होना शुरू करेंगे। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहेंगे तो एनर्जी भी जो है क्या होगी बताइए, बढ़ती रहेगी। जैसे अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद अब आप ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी, ज़्यादा इंसिडेंट रे करेंगे तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज़ी से मूव करना शुरू कर देंगे, उसमें काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी। तो वही सवाल पूछा गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैक्सिमम वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मतलब वेलोसिटी ज़्यादा है, ये डिपेंड करती है इंटेंसिटी पर, डज़ नॉट डिपेंड, यकीनन ये डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे, कि जो आपने रे इंसिडेंट कराई है
जो उसका फोटोन पे डिपेंड करती है, उसकी वेलोसिटी। फिर आ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। वर्क फंक्शन आपको मालूम करना है। मेटल सरफेस वर्क फंक्शन जो है मेटल सरफेस का ये दिया हुआ है, लैम्डा मालूम करना है। तो वर्क फंक्शन का फार्मूला हमारे पास h म्यू नॉट के बराबर है। वर्क फंक्शन की वैल्यू 4.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसको मल्टीप्लाई कर दें 1.6 10 पावर -19 के साथ, जूल आ जाएगा। h की वैल्यू 6.67 10 पावर -19 और ये म्यू नॉट। इससे हमें क्या निकल आएगा, म्यू नॉट की वैल्यू निकल आएगी। म्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसको मैंने कैलकुलेट किया है। थ्रेशोल्ड की फ्रीक्वेंसी जो आपको मिलेगी वो तकरीबन 9.8 10 पावर 14 हर्ट्ज़ के बराबर है। लेकिन क्या पूछा गया है, हमारे लैम्डा पूछा गया है। हम जानते हैं v बराबर है सी लैम्डा, v बराबर है न्यू लैम्डा। ये बिल्कुल मैट्रिक का फार्मूला है, v न्यू लैम्डा। वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये न्यू लैम्डा हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट बेटा आप जानते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट का फार्मूला हमारे पास है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। म्यू नॉट की वैल्यू 9.8 10 पावर 14 हमने निकाली, ये लैम्डा निकल आएगा। और बेटा लैम्डा की वैल्यू आपको मिल जाएगी, डिवाइड कर देंगे 3.06 10 पावर -7। लैम्डा ये मीटर में आ गया। इसका जवाब डिग्री एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में कर सकते हैं। 306 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -9। अगर मैं 2 ज़ीरो और बढ़ा दूं तो कम हो जाएंगे, ये आ जाएगा। इसको यूँ भी कह सकते हैं हम 3.6 10 पावर -9 का मतलब नैनोमीटर। तो लैम्डा की वैल्यू जो है वो 306 नैनोमीटर की बराबर हो जाएगी। अगर 10 पावर 10 कर दें, 3060 इंटू 10 पावर -10 आ जाएगी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3060 डिग्री एंगस्ट्रॉम लिख सकता हूँ। तो आपके 3 जवाब पॉसिबल हैं। ये जवाब भी पॉसिबल है आपका, ठीक, ये आंसर भी पॉसिबल है, और नैनोमीटर वाला आंसर भी पॉसिबल है, डिग्री एंगस्ट्रॉम वाला आंसर भी पॉसिबल है। तो देख लीजिएगा कि किस तरह का जवाब पूछा गया है। आए बेटा इसके बाद हमारे पास, अच्छा बेटा अब एक और टॉपिक है हमारे पास, कॉम्पटन इफ़ेक्ट। ये कॉम्पटन इफ़ेक्ट में करते क्या हैं, कोई इंसिडेंट रे को हिट कराया जाता है इलेक्ट्रॉन के साथ। जब इंसिडेंट रे जिसकी वेवलेंथ λ1 के बराबर है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, जो है उसको जब फोटोन के साथ इंसिडेंट कराया जाता है तो होगा ये हिट करने के बाद ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों को फॉलो करता है। तो कॉम्पटन में ऑब्ज़र्व किया तो हिट करने के बाद इसकी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होगी और इलेक्ट्रॉन सीधा मूव नहीं करेगा, किसी ख़ास एंगल के साथ ये डेविएट हो जाएगा, जिसे रिक्वायर्ड एनर्जी का नाम देंगे। ये इंसिडेंट फोटोन अपनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा। इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा और वो एक ख़ास एंगल के साथ रिकॉइल हो जाएगा, और कुछ एनर्जी जो बचेगी वो जो है वो स्कैटर होके जो है वो थीटा एंगल के साथ वो मूव कर जाएगा। लेकिन एनर्जी चूँकि कम हो गई है लिहाजा इसका वेवलेंथ जो है वो बढ़ जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो इस पूरे प्रोसेस को नाम दिया गया, कॉम्पटन इफ़ेक्ट का नाम दिया गया। इंसिडेंट वेवलेंथ जो मोस्टली एक्सरेज की है, जब से इलेक्ट्रॉन पर हिट कराया जाता है तो अपनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन पर ट्रांसफ़र करेगा, कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन को डिविएट करने में चला जाएगा और बाकी एनर्जी का हिस्सा जो है वो ये फोटोन ज़्यादा बड़े वेवलेंथ के साथ पर्टिकुलर एंगल, स्कैटर एंगल के साथ जो है वो मूव करते हुए आगे बढ़ जाएगा। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वेवलेंथ का, उसे कॉम्पटन शिफ्ट का नाम देते हैं। उसका फार्मूला H/m0c1 - cos थीटा। m0 इलेक्ट्रॉन का मास है, c वेलोसिटी है, थीटा एंगल है। इस एंगल पर डिपेंड करता है इस स्कैटर इस कॉम्पटन शिफ्ट।
ये जो हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, इनके दरमियान कंजर्वेशन हो रहा हो, ये थ्योरी है पार्टिकल की। जबकि यहाँ पे क्या है, वेव है। तो सम टाइम वेव, बीइंग अ वेव, वेव होते हुए सम टाइम इट एग्जिबिट पार्टिकल नेचर, तो वो पार्टिकल नेचर को भी डिस्क्राइब करती है। ये इसका परफेक्ट इसकी एक्सपेरिमेंट है। तो ये जो थ्योरम है ये इंडिकेट करता है कि एवरी लाइट हैज़ अ ड्यूल नेचर, बीइंग अ वेव सम टाइम इट एग्जिबिट द पार्टिकल नेचर, लाइक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम भी उसमें होगा, काइनेटिक एनर्जी भी उसमें होगी। ठीक है, अब आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस सपोर्ट कार्पोसल्स थ्योरी। कार्पोसल्स थ्योरी कहा जाए, पार्टिकल थ्योरी कहा जाए, तो ये जो है कौन सा इफेक्ट सपोर्ट करता है बताइए। कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो परफेक्टली तौर पर इंडिकेट करता है कि वेव जो है या फोटोन जो है वो इज़ अ लाइट वेव्स इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ फोटोन। तो कॉम्पटन इफेक्ट इसको इंडिकेट करता है। ठीक, अब लाइट्स के ये कुछ हमारे पास प्रोसेस हैं, फिनोमिना हैं, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डाइफ्रैक्शन, ये सपोर्ट करते हैं कार्पोसल्स थ्योरी को या पार्टिकल थ्योरी को या वेव थ्योरी को। डेफिनेटली ये सारे जो है सब के सब वेव नेचर में हम पढ़ते हैं। जब हम इमेजिन करें कि फोटोन जो है एज अ वेव है, तो उस सूरत में हम इंटरफेरेंस का मुजाहरा, पोलराइजेशन, डाइफ्रैक्शन को जो है इंडिकेट करते हैं। जब आप इमेजिन करें कि फ़ोटोन जो है एक पार्टिकल के तौर पर है, तब हम जो है वो कार्पोसल्स थ्योरी। लेकिन ये जो फिनोमिना है ये उसी वक्त आप फिज़िकली तौर पर समझ सकते हैं जब इंसिडेंट फ़ोटोन को या लाइट वेव को एज अ वेव थ्योरी के तौर पर पढ़ें। ठीक है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना डज नॉट सपोर्ट अ वेव थ्योरी। इंटरफेरेंस वेव थ्योरी को रिप्रेजेंट करता है, डाइफ्रैक्शन भी, पोलराइजेशन भी, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो फिनोमिन सपोर्ट नहीं करता वेव थ्योरी को। ठीक, और ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब आए, डी ब्रोगली ने ख़ास तौर पर काम किया और ये बताया कि फोटोन जो है, जो इंसिडेंट रे है, वो ड्यूल नेचर रखती है, वेव नेचर भी रखती है और पार्टिकल नेचर भी रखती है, और उसने उन दोनों के दरमियान रिलेशन बताया। अब वेव थ्योरी है तो पार्टिकल नेचर है, तो उसके अंदर मोमेंटम भी होगा। सही, वेव थ्योरी है तो उसमें वेवलेंथ भी होगी। तो डी ब्रोगली ने जो है वो इनके दरमियान रिलेशन निकाला कि जो मोमेंटम है वो है, जो वेवलेंथ है, फोटोन की वेवलेंथ, उसका फार्मूला है h/p। ये p मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। याद रखिएगा, हॉर्स पावर, डी ब्रोगली वेवलेंथ के नाम से मशहूर है। हॉर्स पावर h/p, h ऊपर p नीचे। p का मतलब क्या होगा, वही प्लांक कांस्टेंट है। जबकि p क्या है इसमें, p जो है वो मास इनटू वेलोसिटी है, मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। इसकी वैल्यू इस तरह भी लिखी जा सकती है 2m काइनेटिक एनर्जी की सूरत में, इसका भी फार्मूला मौजूद है। ये मोमेंटम है, मोमेंटम पार्टिकल का लिया जाता है। ठीक है, अब ये डी ब्रोगली वेवलेंथ मतलब लैम्डा, इसका फार्मूला क्या है, हॉर्स पावर h/p, या इसको हम लिख सकते हैं h/√2m काइनेटिक एनर्जी, ये इसका फार्मूला है। तो ये वेवलेंथ जो है वो इन्वर्स स्क्वायर रूट ऑफ एनर्जी, ये वेवलेंथ एनर्जी के साथ जो है वो इन्वर्स रिलेशन रखती है। बिल्कुल सही बात है। ये डायरेक्ट रिलेशन अगर आमने सामने होता तो डायरेक्ट रिलेशन होता। नॉट डिपेंडेंट एनर्जी, ये बात गलत है, डिपेंड करती है। डायरेक्ट डिपेंड ऑफ मास, मास के साथ डायरेक्ट नहीं, मास के साथ इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। तो सिर्फ ये वाली बात जो है बिल्कुल सही है। अब कह रहे हैं द फॉलोइंग पार्टिकल हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, वेवलेंथ जो है सबकी सेम है। बताइए हैज़ लार्जेस्ट काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी। तो वेवलेंथ का फार्मूला हमारे पास है हॉर्स h/p, हॉर्स पावर का फार्मूला है, या हम लिखेंगे वेवलेंथ की वैल्यू किसके बराबर है, h/√2m काइनेटिक एनर्जी।
आप कह रहा है वेवलेंथ सबकी सेम है, तो लार्जेस्ट काइनेटिक एनर्जी, वेवलेंथ डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी पर, ये तो सेम आ गए। वेवलेंथ डिपेंड करती है मास के साथ भी। मास और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन क्या होगा? ये दोनों साथ साथ हैं तो इनका रिलेशन इन्वर्स होगा। जब भी दो चीज़ें साथ साथ हों तो वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मास और काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लार्जेस्ट काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी को लार्जेस्ट करना है तो मास को कम करना होगा। अब इन तीनों में सबसे कम मास किसका होता है? डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन का मास जो है सबसे कम होता है। कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 kg के बराबर होता है। ठीक है, -27 kg के बराबर इसका मास होता है। तो ये आपने याद रखना है, सबसे कम मास होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। अब जो भी रेज़ हमारे पास हैं, विजिबल रेज़ हैं, अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं या इंफ्रारेड रेज़ हैं। रेज़ की बात की जाए तो इसका मतलब है वो एक्सरे फोटोन कहलाती हैं, विजिबल फोटोन कहलाएगा, इंफ्रारेड फोटोन कहलाएगा। जितनी भी वेव्स आप पढ़ेंगे वो सारी की सारी जो हैं वो फोटोन की सूरत में भी पढ़ी जाती हैं। मोमेंटम उनका दिया हुआ है 4.426 के साथ। मोमेंटम यानी पी की वैल्यू दी हुई है 4.42 10⁻⁻26 आपको गिवन है। फ्रीक्वेंसी आपको मालूम करनी है, जबकि हमारे पास फार्मूला लैम्डा का फार्मूला है h/p। ठीक है, h/p हमारे पास ये फार्मूला, हम लैम्डा निकाल सकते हैं। लैम्डा के बाद हम क्या निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो बेटा लैम्डा की वैल्यू, h की वैल्यू आप जानते हैं 6.67 10⁻⁻34। p की वैल्यू दी हुई है 4.42 10⁻⁻26। तो इसको मैंने कैलकुलेट किया है और कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू इस लैम्डा की वैल्यू आई है 1.5 10⁻⁻8 मीटर के बराबर है। अब हम फ्रीक्वेंसी नहीं निकालेंगे। v का फार्मूला है f लैम्डा। फोटोन है, फोटोन की स्पीड ऑफ लाइट होती है 3। हर किस्म के फोटोन की स्पीड, विजिबल लाइट हो, अल्ट्रावायलेट रेज़ हो, गामा रेज़ हो, उनकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। फ्रीक्वेंसी मुझे मालूम करनी है। लैम्डा मैंने निकाला है डी ब्रोगली इक्वेशन से 1.5 10⁻⁻8 की सूरत में, और ये जो फ्रीक्वेंसी हासिल हो जाएगी इसको डिवाइड में लेकर आ जाइए। डिवाइड में लाने के बाद 1.9 10⁻16 हर्ट्ज़, ये जो है इसकी फ्रीक्वेंसी हासिल हो जाएगी। आई होप ये क्लियर है। इसके बाद आइए, अब पूछा गया है मोमेंटम ऑफ फोटोन हैविंग वेवलेंथ। फोटोन का मोमेंटम हमने डी ब्रोगली के तहत फार्मूला है h/p, और जो है यहाँ पर वेवलेंथ आपको दी हुई है 1.32 10⁻⁻9 मीटर के बराबर। h की वैल्यू 6.67 10⁻⁻34, और मोमेंटम यानी p मुझे मालूम करना है। सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसका जवाब 5.05। क्या मालूम करना है? मोमेंटम है ना, 5.05 इंटू 10⁻⁻25। तो मोमेंटम है तो न्यूटन मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। अच्छा, अब कहा जा रहा है बेटा, अब पार्टिकल हैज़ नो चार्ज। एक पार्टिकल जिसका कोई चार्ज ना हो, कोई रेस्ट, जिसमें कोई चार्ज ना हो, कोई मास ना हो, लेकिन वो दूसरी चीज़ों के साथ अट्रैक्ट किया जा सकता हो, सच पार्टिकल जो है हम नाम देते हैं उसको फोटोन का नाम देते हैं। सही, एक्सरे फोटोन कहा जाए या वायलेट रेस फोटोन कहा जाए, विजिबल लाइट फोटोन कहा जाए। उन पर कोई चार्ज नहीं होता, रेस मास उनका ज़ीरो होता है, लेकिन ये बाकी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने कराया कि मेटल सरफेस पर पड़ती हैं तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराती हैं। जब ये रेज़ इलेक्ट्रॉन में दाखिल होती हैं तो डेविएट हो जाती हैं, लैम्डा ज़्यादा वेवलेंथ के साथ मूव करती हैं, तो इंटरेक्शन ज़रूर होता है इनका। अब ये सारी चीज़ें हम बताएं। फोटोन, चले हम एक्स रेज़ ले लेते हैं। एक्स रेज़ है उसका फोटोन, एक्स रेज़ की फ्रीक्वेंसी स्पीड ये करेंगे। या वायलेट रेज़ हैं उसका फोटोन, वायलेट रेज़ की फ्रीक्वेंसी।
तो जब भी आपके पास रेज़ की बात की जाए तो इसका मतलब रेज़ जो है फोटोन का कम्बिनेशन है, तो फोटोन की बात की जा रही है। वेव लेंथ ऑफ फोटोन बात की डी ब्रोगली ने h/p के बराबर होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला जो है वो v इक्वल टू एफ लैम्डा है ना, v इक्वल टू एफ लैम्डा। और v का मतलब क्या होगा बताइए, c, और लैम्डा नीचे आ जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन के बराबर हासिल हो गई। स्पीड ऑफ फोटोन, फोटोन कोई भी हो, विजिबल लाइट का हो, इंफ्रारेड का हो, या उसकी स्पीड जो है कांस्टेंट होती है स्पीड ऑफ लाइट के साथ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के साथ। एनर्जी, फोटोन जो है वो हर किस्म का फोटोन, चाहे गामा रेस का फोटोन हो, वायलेट रेस का फोटोन हो, उसमें जो एनर्जी है उस एनर्जी का फार्मूला है h न्यू के बराबर होता है। मोमेंटम ऑफ फोटोन, फोटोन का मोमेंटम अभी हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। p उधर शिफ्ट कर देंगे, p बराबर है h/λ के बराबर है। मास ऑफ फोटोन, फोटोन का मास नहीं होता, फोटोन का मास ज़ीरो। चार्ज, फोटोन पे कोई चार्ज भी एग्जिस्ट नहीं करता, फोटोन न्यूट्रल नेचर के होते हैं। तो फोटोन से मुतालिक जितने क्वेश्चन ही हमने करा दिए। एज अ रिज़ल्ट ऑफ इलास्टिक कोलिजन बिटवीन द फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, अभी हमने बताया कि ये फोटोन है, एक्सरे फोटोन कह लें। जब ये इलेक्ट्रॉन का कम्बिनेशन होता है तो होगा क्या, तो हमारे पास एंड इलेक्ट्रॉन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब लैम्डा जो है वो इंक्रीज़ करेगा, लैम्डा डिक्रीज़ करेगा। लैम्डा ऑफ फोटोन इंक्रीजेस, लैम्डा जो है वो इंक्रीज़ करेगा, ये बात नहीं हो सकती। एनर्जी ऑफ फोटोन इंक्रीजेस, एनर्जी नहीं बढ़ती, एनर्जी कम होती है। एक्सरेज आर प्रोड्यूस, एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं, ये बात भी सही नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इंक्रीजेस का मतलब है लैम्डा डिक्रीजेस, ये बात बिल्कुल सही है कि जब इंसिडेंट रे इलेक्ट्रॉन से टकराती हैं तो उनका वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, लैम्डा डिक्रीज़ हो जाता है। इन अदर वर्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। किस फार्मूले के तहत, v इक्वल टू एफ लैम्डा। f और लैम्डा प्रोडक्ट फॉर्म में है तो ये एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करती है या लैम्डा डिक्रीज़ करता है, हमने लैम्डा डिक्रीज़ से याद रखा है। तो कॉम्पटन इफेक्ट में आफ्टर इंसिडेंट फोटोन का वेवलेंथ डिक्रीज़ होता है। सही, आई एम सॉरी, ये जो है वो लैम्डा ऑफ फोटोन जो है इंक्रीज़ होगा, लैम्डा बढ़ जाएगा। सही, फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ती बल्कि वेवलेंथ जो है वो, ये वेवलेंथ बढ़ जाती है, वेवलेंथ बढ़ जाती है। जो हमने कॉम्पटन इफेक्ट में देखा कि इंसिडेंट रे की वेवलेंथ कम होगी और स्कैटर होने के बाद वेवलेंथ में इजाफा हो जाता है। वेवलेंथ ऑफ फोटोन इंक्रीजेस, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक, अब आइए इन कॉम्पटन इफेक्ट स्कैटर फोटोन। स्कैटर फोटोन जो है फ्रीक्वेंसी लेस देन इंसिडेंट फोटोन, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन सेम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। अब ये फ्रीक्वेंसी के लिहाज से बात की जा रही है। तो हमने आपको बताया कि इंसिडेंट रे की वेवलेंथ बढ़ जाती है, वेवलेंथ बढ़ जाती है मतलब वेवलेंथ इंक्रीज़ कर रही है, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो इसकी डिक्रीज़ हो जाती है। तो क्या कहा, फ्रीक्वेंसी लेस दैन सा इंसिडेंट रेट, ये बात बिल्कुल सही है। फ्रीक्वेंसी ग्रेटर दैन ये नहीं होगी, सेम फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। वेवलेंथ शॉर्टर हो जाती है, वेवलेंथ शॉर्टर नहीं, वेवलेंथ बढ़ जाती है। तो ये आसान तरीका है, लैम्डा की सूरत में आपने याद रखना है, लैम्डा इंक्रीज़ करेगा, इन अदर वर्ड फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होगी। फ्रीक्वेंसी लेस हो जाएगी इंसिडेंट रे के मुकाबले में, वेवलेंथ ग्रेटर होगी इंसिडेंट रे के मुकाबले में। ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट शिफ्ट जो है डिपेंड करती है किस पर, कॉम्पटन इफेक्ट शिफ्ट का मतलब हो गया ये डेल्टा लैम्डा, ये शिफ्ट करती है, डिपेंड करती है इस थीटा के ऊपर, थीटा साइन के साथ। थीटा साइन को हम क्या नाम देते हैं, स्कैटरिंग एंगल का नाम देते हैं। द स्कैटरिंग ऑफ एक्स रेज फोटोन बाय एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, ये स्कैटरिंग ऑफ एक्स रेज जो है वो स्कैटर हो गई है
इस फिनोमेना को जब इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद स्कैटरिंग ऑफ एक्सरेज फोटोन बाय एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वजह से एक्सरेज वो स्कैटर हो जाती है, भटक जाती है। इस अमल को क्या कहते हैं बताइए? कॉम्पटन इफेक्ट का नाम देते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट इज़ एसोसिएटेड। कॉम्पटन इफेक्ट एक्सपेरिमेंट में कौन सी रेज ली जाती हैं? एक्स रेज ली जाती हैं, या इसको हम कहेंगे एक्स रेज फोटोन लिए जाते हैं। तो बेटा उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसमें हमने कोशिश की एनईटी के पास पेपर का कलेक्शन इस टॉपिक से मुतालिक जो है वो गैदर किया गया, ताकि आपको सारे क्वेश्चन इस टॉपिक के एक साथ मिल जाएं। इनको ज़रूर 1 से 2 मरतबा सुनें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट से, लाइक से हमारी हौसला अफजाई करें। इंशाल्लाह चंद लेक्चर इसके और बाकी हैं फ़िज़िक्स के, तो वो हम कंप्लीट करा देंगे। और ये लेक्चर सीरीज़ आपके लिए इंशाल्लाह एनईटी टेस्ट में बहुत कारआमद होंगे, सूटेबल होंगे, फ्रूटफुल होंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।